हे एवरीबॉडी, तो बेटा ये हम एक नया तरह का वीडियो ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कुछ बहुत ही बढ़िया वीडियो साथ में बैठ के देखने वाले हैं और उसके बारे में आपस में बातचीत करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विशाल सर का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें सर ने ये बताया कि सर कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से बन गए 2 बार ईएससी टॉपर। और जेन्युइनली यार ये स्टोरी वर्थ लिसनिंग है। आपके साथ मैं भी सुनूंगा, साथ में सुनेंगे और कुछ लर्निंग्स यहां से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यार। हाँ, हियर इट इज। तो भाई विशाल सर के क्रेडेंशियल तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, बस विशाल सर का इंतजार है। और जैसा आप देख रहे हो सर का 2 बार 2 डिजिट रैंक है ईएससी के अंदर। एंड हियर इट इज। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो यार, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जैसे मैंने शाम को आपको बोला भी था कि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया देगा, एक रियलिस्टिक होप देगा और साथ के साथ एक रियलिस्टिक तरीका बताएगा कि अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। अगर एक बार आप ठान लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो अलग करके जाते ही हो, और वो जो अलग होता है वो फिर आपको लाइफ टाइम तक आपके क्रेडेंशियल्स में ऐड होकर दिखता है, और वो जो अलग होता है वो पूरे के पूरे लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता है। तो एक बार अगर आपके ऊपर कोई टैग लगता है, कोई क्रेडेंशियल्स आप अचीव करते हैं, तो क्रेडेंशियल्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, नो मैटर व्हाट। तो अगर सभी को वॉइस क्लियर है, वेरी गुड यार, सभी को वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आप सभी लोग इस बात को बता दो कि ये जो 2 दिन से हमारा सेशन चल रहा है जिसमें आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज थी वो हर एक टीचर कोई ना कोई क्वेरीज लेके आ रहा है, आपकी वो क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बता रहा है। तो ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं? क्या बीच बीच में ऐसे सेशंस कभी कभी 2 महीने पे, 1 महीने पे या फिर कभी कभार संडे को ऐसे सेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? व्हाट इज़ योर व्यू? क्योंकि जैसा आप लोग चाहोगे वैसे ही सेशंस हम लोग प्लान करते हैं, उसी हिसाब से सेशंस लेके आते हैं। तो हर एक टीचर नया सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार स्ट्रैटेजिकली आपको प्रिपेयर कर देना चाहता है। ऑब्वियसली जब आप स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर जो है ना बात कर रहे हैं एक आगाज सीरीज की। फेब में हम लोगों ने एक आगाज सीरीज रन की थी यार, जिसके अंदर हमने सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई थी। तो कम से कम उस समय हमने 50 to 60 सेशंस कंडक्ट किए थे बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स, और आपको गेट के बारे में, ईएससी के बारे में, आपके करियर के रिलेटेड सारी तरह से गाइडेंस दी गई थी। उसी में से एक सेशन है कि सर कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से 2 बार ईएससी टॉपर बने। क्या क्या चीज़ें मैंने सोची, कब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ईएससी का एग्जाम देना चाहिए, कब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पीएसयूज देने चाहिए, कॉलेज में मेरा क्या स्टेटस था, 10th और 12th के दौरान मेरे क्या क्या जर्नीज थी, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे। तो बहुत सारे लोग शायद इस एक्सपीरियंस से रिलेट भी कर पाएंगे और उनके अंदर भी हो पाएगी कि येस वी कैन डू दैट। तो चलो फिर आज का सेशन यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आई स्टे इन अ वेरी स्मॉल टाउन नियर टू अयोध्या। अयोध्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। अभी हाल फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो गया, हाल फिलहाल में तो काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग आई मस्ट से। तो मैं वहाँ एक बहुत ही छोटे से टाउन पे रहता था, और जो मेरा इनिशियल एजुकेशन हुआ था वो हुआ था हिंदी मीडियम से। तो अगर मैं अपने 12th तक की बात करूँ तो अप टू 12th आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम। अरे बाप रे। ठीक है, तो 12th तक इतना ज़्यादा कोई एस्पिरेशन था नहीं यार, है ना। 12th तक इतना कोई ज़्यादा एस्पिरेशन था नहीं कि आगे चल के कभी बीटेक करना है या फिर क्या करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बहुत छोटे शहर से होते हो तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में होते हो तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ यार 9th-10th से लोग जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 11th-12th से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, या पहले से ही थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होती है कि यार बीटेक करना है या बीटेक करने के बाद एक अच्छी जॉब में जाना होता है। अगर आप छोटे शहरों से होते हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं था। अभी तो चलो काफ़ी कुछ हो गया, बट अगर आप आज से 13-14 साल पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं था। तो 11th-12th करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि मैंने यही सोचा था कि मैं कहीं से बीए या फिर बीएससी करके, और उसके बाद जो भी होगा, जैसे मेरे आसपास के लोग करते थे सेम ट्रैक मैंने भी करने का सोचा था। बट हुआ क्या था कि जब मैं 10th में था तो 10th में उस टाइम पे सिंस आई वॉज इन यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड के हिसाब से मैंने जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। अरे बाप रे। तो जब मेरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए तो ऑब्वियसली छोटा शहर होता है, तो वहाँ पे अगर आप कभी एग्ज़ाम वगैरह में टॉप करते हो तो वहाँ के जो डीएम होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, जो और भी लोग होते हैं वो आपको बुलाते हैं, फंक्शंस होते हैं। और तो जब मैं वैसे फंक्शंस में गया किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे मुझे किसी ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए और इंजीनियरिंग एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है और वो ज़रूर सभी को करना चाहिए। तो फिर मैंने खैर उस टाइम पे उस चीज़ को उतना ध्यान तो नहीं दिया, बट जब मैं 12th में पहुंचा, 12th भी मैंने किया अगेन सेम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो 12th करने के बाद मुझे समझ आया, काफ़ी सारे दोस्तों से पता चला, बहुत सारे टीचर्स से पता चला यार आईआईटी जेई की भी तैयारी होती है, और आईआईटी जेई की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बाद में चल के जॉब बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना अपना माइंडसेट क्या होता है कि जॉब हमारी कितनी अच्छी लग जाए, जितनी अच्छी जॉब लगती है उतना ही ज़्यादा हमारा सपना बड़ा होता जाता है।
तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आप 12th के बाद IIT JEE की प्रिपरेशन कर लेते हो और IIT JEE में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको एक तो IIT का टैग लगता है और उसके बाद आपकी जॉब बड़ी बेहतरीन लग जाती है। उस टाइम पे ब्रांच वगैरह का उतना ज़्यादा आइडिया तो होता नहीं था। और यार यहाँ पे तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि देखो, जिन लोगों के घर में कोई बड़ा बच्चा रहता है ना, जहाँ कोई एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर होता है, वहाँ फिर भी छोटे भाई बहन को एक एक्सपोजर मिल जाता है ड्यू टू दैट एल्डर ब्रदर। लेकिन जब घर में सबसे बड़े बच्चे आप होते हो ना, तब बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप फर्स्ट चाइल्ड हो, आपके लिए किसी के पास कोई एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर नहीं है तो फिर आपको पता भी नहीं आगे चल के क्या करना है। तो ये तो एक मतलब काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी बता रहे हैं विशाल सर कि 12वीं के बाद सर ने IIT को लेके सोचा। क्योंकि मेरे केस में तो मेरी एल्डर सिस्टर ने IIT की तैयारी की थी, तो मुझे पहले से मालूम था कि मुझे 11th से IIT की ही तैयारी करनी है। बट सर 12th के बाद सोचे, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो मैं 12th के बाद 1 साल का मैं ड्रॉप लेके मैं गया कानपुर में। मैक्सिमम बच्चा तो कोटा निकल जाता है सर। चलो कानपुर देखो, गए जब थे। मैं कानपुर में गया IIT JEE की प्रिपरेशन करने में, तो जो लोग कानपुर के होंगे या कानपुर में कभी गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे एक काकादेव करके एक अलग सी जगह है जहाँ पे सारी की सारी कोचिंग्स चलती हैं। तो जब मैं कोचिंग्स में गया, वहाँ पे 3 डिफरेंट कोचिंग्स में एडमिशन लिए। तो जब मैं पहली बार एडमिशन लेके कोचिंग में पढ़ने गया ना, तो फर्स्ट क्लास में क्या हुआ मेरे साथ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश टू इंग्लिश चलते थे। मतलब जैसे कि अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कभी फिजिक्स में 12th लेवल पे हम लोग पढ़ते थे कि 2 पॉइंट्स के बीच का या 2 बिंदुओं के बीच का विभव कैलकुलेट करिए। वहाँ पे वो बोलते थे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। हम लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होता था कि यार मुक्त मूलक क्या होता है, और वहाँ पे वो बोलते थे फ्री रेडिकल्स। तो पहले 3 महीने तो यार कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। बस हम लोग कोचिंग जाते थे, कोचिंग जाके वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल इंग्लिश में चलता था, हिंदी का कोई वर्ड यूज़ नहीं होता था। कभी कभार कोई टीचर समझाने के लिए भले हिंदी बोल देता था, बट आप खुद सोचो कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ो 12th तक और अचानक से आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलने लगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, यार 3 महीने तक पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। 3 महीने तो बहुत मेहनत की, 3 महीने तो बहुत पूरी मेहनत की, जी जान लगाई कि नहीं यार पढ़ना है, कोचिंग करना है, घर वालों ने पैसे दिए तो कुछ ना कुछ तो उसको जस्टिफाई करना है। बट अगर आप अपने मेंटल लेवल पे सोच के देखो यार कि अगर सामने वाला आपको कोई चीज़ समझा रहा है और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। मान लो मेरे सामने आके कोई जापानीज़ बोलेगा तो मैं क्या ही समझ पाऊंगा यार, उसमें तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अब वो जापानीज़ में कुछ भी बोल, यार ये तो एक सच बताऊं बहुत बड़ा इशू है। जैसे मेरा दोस्त खुद हिंदी मीडियम से है ना, तो वो जब हिंदी मीडियम के टर्म्स बताता है तो मुझे तो बाउंसर पड़ते हैं भाई, सीधी सी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। तो सेम सर के साथ अपोजिट वे में हुआ। सर हिंदी मीडियम से थे, सर सारी टर्म्स हिंदी में जानते थे। अब अचानक से फील्ड, पोटेंशियल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, तो ये सारी टर्म्स यार इतना बोझ बन गई होंगी। आई कैन ट्रूली इमेजिन व्हाट ही वेंट थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और यार इंटरेस्टिंग है, सर ने जो बताया ना कोचिंग मंडी टाइप, कोचिंग मंडी टाइप जगह हर शहर के अंदर होती है। तो आप लोग बताना आपके शहर के अंदर कहाँ कहाँ पे कोचिंग मंडी है। आज की डेट में तो फिर भी देखो ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत सहारा हो गया, वरना पहले जब ऑफलाइन एजुकेशन होता था ना तो एक माहौल अलग होता था। चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड, कोचिंग ही कोचिंग, जहाँ देखो कोचिंग, और हर कोचिंग के पोस्टर पे लगा हुआ है रैंकर ही रैंकर, इसकी इतनी रैंक उतनी रैंक। मतलब वो माहौल होता था जब क्लास से निकलो बच्चे ही बच्चे दिखते थे। अब तो खैर वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि घर बैठे आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, वरना पहले वो एक एनवायरनमेंट अलग होता था। मतलब वो एनवायरनमेंट खुद में एक बहुत प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट होता था। जब आप देखते थे आपके चारों तरफ इतना सारा बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आप बताना ज़रूर आपके शहर में जहाँ से आप बिलोंग करते हो ये चीज़ कहाँ पे आपने देखी है। तो यार 3 महीने में सर का मोटिवेशन तो एकदम डाउन आ चुका था। अब आगे सुनते हैं फिर सर ने क्या किया इसके बाद। बोलता रहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, जब तक मुझे जापानीज़ आएंगे नहीं, जब तक मुझे वो वर्ड्स नहीं आएंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि यार मैंने कभी भी जॉब के लिए तो एग्ज़ाम निकाला ही नहीं था। मेरा एक पर्पस तो ये था कि मुझे एक अचीवमेंट चाहिए, मुझे एक टैग चाहिए जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, जो मुझे बाकी लोगों से बहुत ऊपर से इतना ज़्यादा होता है। बिकॉज आई नो इफ़ आई कैन बीट 2 lakhs ऑफ पीपल, 2 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं उनको बीट करके अगर मैं 25वीं रैंक ला सकता हूँ ना, तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा तो अचीव कर लूँगा। तो ये तो हो गई मेरी जर्नी यार, है ना, ये तो मेरी जर्नी हो गई। मैंने एक होलसम आपको जर्नी दी कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी होते हुए मैंने 2 बार ESE क्रैक किया, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग मुझसे पढ़ते हो, अप्रिशिएट करते हो, हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हो। तो ये सब भी हम लोग अचीवमेंट में काउंट करते हैं। यार ये चीज़ है, अगर एक बार सच में आप लोग अचीव कर लोगे ना, लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है एक अचीवमेंट से। और वही सर के साथ हुआ। और उसके बाद देखो सर का जो राइज है ना, वो लगातार इंक्रीज ही होता गया। लगातार सर पॉजिटिव स्लोप पे चलते रहे, ऊपर ही ऊपर जाते गए। बट वो एक टर्न अराउंड मूवमेंट लाइफ में आना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं आया तो मेक श्योर कि यार आपको भी ये चीज़ हिट करे।
आप भी इस बारे में सोचो, प्रोसेस करो, ताकि आप भी अपनी लाइफ की डायरेक्शन को मोड़ पाओ। तो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती रहती है। तो मैं आप लोगों के लिए यार कुछ, जितने भी टॉपर टॉप मीडियम था, तो हम तो आगे चल के कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आपने इसके पहले क्या किया, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आज से आप ठान लो, अगर आप पुरानी गलतियों को अपना मोटिवेशन बना लो कि अब वो गलतियां तो नहीं करूँगा, जो भी करूँगा उसको किसी ना किसी अचीवमेंट में कन्वर्ट करूँगा, तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाओगे। बिल्कुल सही बात। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हो, कोई भी सक्सेसफुल लोग अगर आपके सामने आते हैं तो उसके पीछे यार बहुत हार्डशिप वाली स्टोरीज होती हैं। अंकित सर की अगर ऑल इंडिया रैंक 1 आई है तो उसके पीछे भी उनकी अपनी हार्डशिप की अलग स्टोरीज है। सही बात है यार, कोई ये रियलाइज नहीं करता। लोग ये सोचते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस है, मतलब कोई सक्सेसफुल है, बच्चे मुझे इतना तक कहते हैं कि सर आप तो सक्सेसफुल ही रहे हो लाइफ लॉन्ग, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार वो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी पौधा फल तब देता है जब सालों साल उसे सींचा जाता है। अब कोई फल देने लगे तो तुम कहोगे यार तुम पे तो फल लगते हैं, तुम तो ऑलरेडी मतलब बहुत गिफ्टेड हो, लेकिन गिफ्टेड नहीं होता, उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। तो सर ने देखो अपना जो स्टोरी बताया, इससे समझो यार कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना एफर्ट लगता है। और लाइफ में देखो जो भी एफर्ट करते हो ना, वो क्यूमुलेटिव रहता है। क्यूमुलेटिव यानी जुड़ता जाएगा और वो आपको रिटर्न्स मल्टीप्लाई करके देगा सीधे। अगर सक्सेसफुल इंसान को आप देखते हो ना, उसके पीछे बहुत कांटों भरा सफर होता है, तो उस सफर को भी देखने की कोशिश करो। सामने से सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है यार क्या लाइफ है इनकी, आराम से खड़े होकर पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बेहतरीन जिंदगी चल रही। बट उस जिंदगी को अचीव करने के पीछे क्या सफर रहा है ना, उसको भी अगर आप कभी जज करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि जितना बड़ा आपका गोल होगा ना, उतनी ही इसमें बड़ा रखा है स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो देखो यार, मेरे ख्याल से ये सेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं इसका मोटिव क्या रखना चाहता हूँ। फिर गुनाह तो कर ही रहे हैं, और यही सारी चीज़ सबके लिए, किसी के बीटेक में 60% होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा भी होगा कि आई थिंक सिविल सर्विसेज रैंक जिनकी 3rd आई थी, 3rd रैंक, उनके बीटेक में मेरे ख्याल से 70% भी नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप लोग नाम बता पाओ तो, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक 3। तो अगर आपने उनकी प्रोफाइल देखी होगी ना, तो ना तो 10th में उनके बहुत अच्छे नंबर थे, ना तो 12th में उनके अच्छे नंबर थे। वही यार, एक झटका चाहिए होता है लाइफ बदलने के बाद भी लिए। उन्होंने सिविल सर्विसेज में 3rd रैंक फोड़ी ना, तुम लोग भी फोड़ सकते हो यार। 3rd रैंक, 1st रैंक, 5th रैंक, बिल्कुल फोड़ सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल फोड़ सकते हो। बट बात होती चाहने की, अपने जो पेटी प्लेजर्स हैं इनको सैक्रिफाइस करने की, और अपने अराउंड जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको कट ऑफ करने की। थोड़ा समय लगता है, बहुत अच्छे से ने समराइज किया यार। अपनी छोटे छोटे शौकों को गिव अप करो, अपने अराउंड के डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, और एक भूख अपने अंदर जगाओ कि यार चाहिए ही चाहिए। अगर बच्चे के अंदर ऐसा आ जाता है ना, तो लाइफ में, मतलब समझ रहे हो, वो सक्सेसफुल छोड़ो, वो लेजेंड ही बन के रहता है फिर। क्योंकि आपको ना अपनी वो जर्नी टूवर्ड्स ग्रेटनेस स्टार्ट करनी है। एक बार वो जर्नी स्टार्ट हो गई तो आज नहीं तो कल मुकाम हासिल करोगे, और वो मुकाम एक के बाद एक आते चलेंगे यार। ये सब माइलस्टोन है, ये एंड नहीं होता। ESE रैंक सर की जर्नी का एंड नहीं था, वो सिर्फ एक स्टेप था। समझ रहे हो? आप लोग ये सोचते हो कि एग्जाम क्रैक करना इज द एंड, वो एंड नहीं है। आप अपनी जर्नी ऐसी बनाओ कि वो जस्ट एक स्टेप अलोंग द वे है, और फिर देखो आगे ही आगे, आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उतना आगे आप लोग पहुंचोगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, पहला एग्जाम नहीं तो दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, सपने ज़रूर पूरे होते हैं अगर आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहें, बिना ये सोचे कि क्या मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही। राइट डायरेक्शन में मेहनत करिए, राइट लोगों को फॉलो करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करके रखिए, तो लाइफ में निकल रहोगे बहुत आगे। छोटे मोटे झगड़ों में पड़े रहोगे, छोटी मोटी चीज़ों में पड़े रहोगे, छोटे मोटे पॉलिटिक्स करते रहोगे, तो उसी लेवल पे रह जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो इसी बात पे आज को समराइज करते हैं। बहुत ही अच्छा सर ने बोला है कि अपनी लाइफ में एक गोल बड़ा चेज करो, ऊंचे मुकाम को हासिल करने की कोशिश करो। ये जो छोटी मोटी नॉइज चलती रहती है ना आसपास, इससे बेटा बिल्कुल बच के रहो। आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पहचानो इस पूरी वॉर में, इस पूरे जर्नी में कौन आपका एलाई है और कौन आपका एनिमी है। एक बार ये रिकॉग्नाइज कर लिया ना, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकती। तो मेरे भाई ऐसे ही चलते रहो, और इस वीडियो को जरूर देखना यार, कंप्लीट वीडियो एक बार जरूर देखना। हाईली मोटिवेशनल है, बेस्ट वीडियो एवर फ्रॉम विशाल सर रिगार्डिंग हिज जर्नी। बहुत ही मजेदार वीडियो यार, और मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट इससे रिलेट कर पाएंगे कि कभी ना कभी लाइफ में अच्छे थे और कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ऐसा आया जिसने आपको गिरा दिया। अगर एक मोमेंट आपको गिरा सकता है तो एक ही मोमेंट आपको उठा भी देगा। बस इसी मोटिवेशन के साथ चलते रहो, और ऐसे ही मिलेंगे। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा और किस किस पॉइंट से आप रिलेट करते हो इस पूरे वीडियो में अपनी जर्नी से,
कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके साथ भी हुए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे पॉइंट। एंड वन ऑफ माय फेवरेट एजुकेटर इज़ विशाल सर। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट द वे ही टीचेस, द वे ही मोटिवेट्स। तो इसीलिए मैंने शुरुआत की है विशाल सर के वीडियो। सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।